नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। अभी भी तबीयत पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई है। अंगूठे का जो एम्पुटेशन हुआ था वो थोड़ा सा बच गया, लेकिन उतना थोड़ा सा ही कवर होने में 1 महीना से ऊपर हो गया और खाली का खाली पड़ा हुआ है। तो प्रोग्रेस तो है, धीरे धीरे है, और शरीर के बोली से अंदाज लग रहा होगा कि कितनी एनर्जी है, डिफिशिएंसी है एनर्जी की। अब घर में बैठे बैठे तो समय नहीं बिताया जा सकता है। बहुतों का हॉरोस्कोप मेरे पास ड्यू है, तो वो मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू इट। ईश्वर चाहेंगे तो जल्दी कर दूँगा। अब ये भी जो विराम का समय मिला है, इसमें भी कुंडलियाँ बनाने, चेक करने, ऑब्ज़र्व करने और नोट्स बनाने में थोड़ा सा सुविधा हुई है, समय तो मिला है। उत्साह कम है, मस्तिष्क सजग है, और जो एडिशनल आँख में प्रॉब्लम हो गया, रेटिना के पीछे खून का थब्बा जम गया, तो एक ही आँख, बाईं आँख में ही रोशनी है, दाईं आँख में रोशनी कम है, और दाईं आँख से कुछ हर चीज़ टूटी फूटी डिफॉर्म्ड दिख रही है। उसमें भी करीब 1 महीना लग जाएगा, जैसा डॉक्टरों ने कहा। अब जो ईश्वर दे रहे हैं सब मान्य है, पूज्य है, स्वागत योग्य है। तो मैं इतनी देर अपने बारे में बोल दिया, बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए बोल दिया कि बहुत सारे लोगों की कुंडलियाँ मेरे पास पड़ी हुई है, और 80% हमने कुंडली सब बना लिया है, स्टडी कर लिया है। तो हमको सूचना देना ज़रूरी था, कारण कि जिन लोगों की कुंडली पड़ी हुई है, कोस रहे होंगे, नाराज़ हो रहे होंगे, तो उनको ये मैं बोल दूं कि मैं जीवित हूँ, जागृत हूँ, बना रहा हूँ, सेवा में हूँ। अस्तु। भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए 75 साल बीत गया। 1947 में मैं लगभग 7 साल का था, और मेरे पिताजी चंपारण में ही कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। एक गांधी आश्रम था, उसी में थे वो, उस आश्रम में प्रेसिडेंट थे। और मंत्रियों नेताओं का आना जाना लगा रहता था। तो मैं देखता था उन लोगों का, जो अभी बड़े बड़े हस्ती है, वो साइकिल पर दरी जाजम बांध करके आया करते थे मेरे पापा के पास आश्रम में रात भर। मिश्र जी, रात का विश्राम में ही है, भोजन आप ही के साथ करूँगा, मतलब भोजन हमारा बनवा दीजिएगा। तो वो स्थिति थी, वो ज़माना था, बड़ा प्रिय था, सादगी संपन्नता के साथ लोग जीते थे, रहते थे। वैमनस्य नहीं था जो आज वैमनस्य दिखता है, और वो कट्टरता भी नहीं थी जो अभी आ गई है। लेकिन समय मीठा था, बहुत मीठा था, कोई भेदभाव नहीं था। मेरे पापा और बाबा ज़मींदार नहीं थे, लेकिन ज़मींदार से कम भी नहीं थे। तो हमारे पूरे स्टेट का देखरेख करने वाले अपने ही लोग थे, विजातीय लोग थे, और हम लोग को पता भी नहीं चला, जब तक मैं थोड़ा बड़ा हो गया तब तक पता ही नहीं चला कि ये हमारे अपने नहीं हैं। इतनी घनिष्ठता थी हम लोगों में, जो आजकल के नौजवान और बच्चों में मिलना थोड़ा मुश्किल है। ज्ञान अहंकार भर देता है, यदि उसके साथ ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, तो अहंकार आ जाता है ज्ञान में।
मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बोलूँगा आई एम द बेस्ट, मुझसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, ये अहंकार होगा मेरा। और मैं ये जानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के समुद्र से मैं एक चुल्लू भर पानी निकाल रहा हूँ, सिर्फ वो भी उंगलियों से गिर रहा है, छलक रहा है, पूरे चुल्लू भर भी नहीं निकाल पाया। लेकिन जो है सत्यता के साथ है। तो मैं आज भारतवर्ष की स्वतंत्रता के हिसाब से ही कुछ बात बोल रहा हूँ। 75 साल की जर्नी तो हो गई, आगे क्या भारतवर्ष के लिए, आगे क्या हम लोगों का फ्यूचर क्या है, भारत माता का आगे का भविष्य कैसा है, मैं भी उत्सुक था। तो हमने जो प्रयास किया है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये भारतवर्ष की कुंडली है। 15 अगस्त 1947 रात्रि के 0001 सेकेंड, 14 तारीख के रात का जन्म है, 15 हो गया। तो हमने 15 तारीख जो हुआ वो ये 001 वाला है। चौदह बटा 15। मैंने जस्ट हल्का सा अंदाज लगाया है। इसमें आयनांश के कारण या और किसी कारण से थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, कुछ एरर हो सकती है। दशा अंतर्दशा में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन मूलतः सामान्य ही सारी बातें रहेंगी। जैसे हमारा लग्न वृषभ है, और रेफरेंस के लिए बोलूं कि चूँकि पाकिस्तान एक दिन पहले स्वतंत्रता ले लिया, तो वो 14 अगस्त को उनका नया साल है। हम लोग का नया साल स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद नया साल 15 अगस्त हुआ और उन लोगों का 14 अगस्त है। तो हमारा पुष्य नक्षत्र है। नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुष्य नक्षत्र होता है। 27 नक्षत्र में सबसे श्रेष्ठ पुष्य नक्षत्र होता है। जितने अच्छे कर्म एक्सेप्ट मैरिज, शादी नहीं, शादी वर्जित है इसमें। बाकी कुछ भी करने के लिए, ईश्वर का पूजा प्रारंभ करने के लिए, यंत्र मंत्र धारण करने के लिए, कोई भी पूजा पाठ प्रारंभ करने के लिए, कल्याण करने के लिए, जैसे शनि की पूजा करनी है तो शनि पुष्य का योग हो, जिस दिन शनिवार भी हो और पुष्य नक्षत्र भी हो, चाहे 2 मिनट के लिए क्यों ना हो, तो शनि पुष्य का जब योग हो उसमें आप कोई भी पूजा प्रारंभ कीजिए, 90% ये मान के चलिए कि कुछ न कुछ तो ईश्वर देंगे। ये मान के चलिए, आस्था बड़ी चीज़ है। गणित से बताऊंगा तो भी आपको सिद्ध करके दूंगा कि यही नक्षत्र है। और यदि आप रोग मुक्त होने के लिए कुछ पूजा पाठ करवा रहे हैं और शनि पुष्य योग में प्रारंभ करते हैं पूजा पाठ, और शनिकृत दोष है, तो उद्धार तो जरूर हो जाएगा। तो ये बड़ी बात है। ये इस चीज़ को समझ लीजिए कि शनिवार प्लस पुष्य नक्षत्र, ये टॉप क्लास का चीज़ होता है। ये एस्ट्रोलॉजी में ये टॉप क्लास चीज़। और इसके पहले पाकिस्तान जब हुए तो राहु के हैं, तो
आइए सर, आ जाए। थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है, बैठिए ना। नहीं, बैठिए तो। मेरे परम मित्र आए हुए हैं तो स्वागत के लिए कुछ शब्द बोल रहा था। कौन आया? आप ही के बारे में बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा चेंज करके सुन लीजिएगा। तो पाकिस्तान जब स्वतंत्र हुआ उसमें राहु उनका नक्षत्र था। राहु आप जानते हैं, छल कपट प्रपंच षड्यंत्र धोखा, इन सारी चीज़ों को समेटे रहता है। और पुष्य नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र है जिसमें हम लोग स्वतंत्र हुए 15 अगस्त को। तो हमारे अंदर में ईश्वर का निवास है, धर्म का निवास है, सत्यता का निवास है। इसलिए हमारा ओरिएंटेशन, भारतवर्ष की सोच बुनियादी रूप से हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से बिल्कुल भिन्न होगा। हालांकि ये दोनों हम लोग अपने सगे भाई ही हैं। भारत माता के ही 2 सपूत हैं, टुकड़े हो गए तो एक पाकिस्तान कहलाए और एक भारतवर्ष हुए, लेकिन दोनों बेटे तो भारत माता के ही हैं। सब अपने अपने धर्म के प्रति जिम्मेवार होते हैं। तो जो वो कर रहे हैं वो सही है, जो हम कर रहे हैं वो सही है। हम लोग के साथ थोड़ी सी विनम्रता है। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी की बड़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, जो सच है। राहु वर्सेस सैटर्न आप देख लीजिए, पुष्य। और एक बात मैं बार बार बोला हूँ, कम से कम 4-5 साल से तो बोलता आ रहा हूँ कि जब जब मिथुन राशि में पापक ग्रह आते हैं, 1, 2 या 3 आ गए, तो भारतवर्ष में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत वर्षों तक मन को कसक देती रहती है, दुख देती रहती है, चोट लगती रहती है। ऐसा हो गया था उस साल। क्यों? मैं बोलता बराबर हूँ, क्यों कभी नहीं बताया मैंने। आज चूँकि भारतवर्ष की कुंडली डील कर रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। भारतवर्ष का लग्न 2 है, वृषभ है, और ये 3 नंबर भारतवर्ष का फाइनेंशियल स्टेटस है। भारतवर्ष का जो हम लोग दूसरों से वार्तालाप करते हैं, बोलते हैं, जो हम अपने को प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी यही 3 नंबर से रिफ्लेक्ट होता है। और इसी 3 नंबर में सबसे कठिन ग्रह मंगल हैं। मैं कठिन बोल रहा हूँ, खराब नहीं बोल रहा हूँ, कठिन। नम्र नहीं होते हैं, मुलायम नहीं है। यह आग है, ये सूरज भगवान की आग नहीं है जिसमें मिठास है और जीवन है, सूरज भगवान के रोशनी में। लेकिन ये मंगल, इसमें आग है, धधकती ज्वाला आग, जो किचन में है, जो जंगलों में लगती है, जो कारखानों में रहती है आग, जिसमें हाथ डालने से हाथ जल जाए। चाहे वो माचिस में हो, चाहे पटाखे में हो, एंजॉय करने के लिए, लेकिन आग है वही। जो पुआल में हो, स्ट्रॉ, जो धान का स्ट्रॉ होता है, धान का बिचड़ा निकालने के बाद जो तना है वो पुआल कहलाता है, जिसके कारण पंजाब में जब वो जलाई जाती है तो पूरा एटमॉस्फेयर गंदा हो जाता है धुआं से। तो अग्नि है उसमें, जिसमें भी आग है वो ज्वलनशील होता है। तो ये मंगल वही चीज़ है यहाँ। तो हमारा वित्त जो है, फाइनेंस जो है, वो हमेशा चोरी होता रहेगा भारतवर्ष का। अब ये शब्द हमने यूज़ किया मंगल के लिए, जिसका मैं अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मंगल को चोर कहा गया है। प्रश्न शास्त्र के हिसाब से हम लोग जब कोई पूछने आता है कि सर मेरा सोना चोरी हो गया, हार चोरी हो गया, कहाँ है, तो हम लोग मंगल को देखते हैं, मंगल को चोर बोलते हैं। मंगल कहाँ है?
उन्होंने चोरी करके कहाँ रखा है धन को? और ये प्रश्न शास्त्र से सही उतरता है। तो ये मंगल है कहाँ पर है? भारतवर्ष के फाइनेंशियल स्टेटस में। तो भारतवर्ष की फाइनेंशियल स्टेटस हमेशा चोरों के कारण गड़बड़ होता रहेगा। जैसे देखते हैं जितना भ्रष्टाचार है, कितने धन, इतनी सावधानी रहने के बाद भी भ्रष्टाचार और चोरी ये सब तो कम नहीं हुआ है, बढ़ा ही है। इसलिए चोरी करने के तरीके भी बढ़ गए, बुद्धि भी बढ़ गया। अब इसमें जो बल है 3 नंबर में, ये 12 भाव होते हैं। 12 भाव में सबसे कम बल इसी में है, 3 नंबर में। और इसमें जो चंद्रमा का जो कंट्रीब्यूशन है, चंद्रमा माने मन, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 0, 0। तो ये भारतवर्ष का वित्तीय स्थिति है, भारतवर्ष की बोली है, भारतवर्ष की दृष्टि है, सोच है, और यही सबसे कम बल है, 0 बल है। लिहाजा होता क्या है, देखिए अयोध्या, ठीक है। शुरू क्या होता है? तो इसी मिथुन राशि में, इसी 2nd हाउस में, दिस इज द 1st हाउस एंड दिस वन इज द 2nd। इस 2nd हाउस में चंद्रमा भी 0, मन भी 0। तो जब जब इसमें पापा ग्रह आ जाएंगे, कुछ न कुछ तो भारतवर्ष के लिए अच्छा नहीं न्यूज़ मिलेगा आपको। अखबारों में भी न्यूज़ अच्छे नहीं मिलेंगे आपको। तो 2 ग्रह हों तो बहुत कठिन, 3 ग्रह हों तो बहुत ही कठिन स्थिति आ जाती है, जो बरसों नहीं भूलते हैं। जैसे बड़े बड़े भूकंप आए थे, जो वो युद्ध हुआ था चाइना के साथ, सारा चीज़ जो है इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था 2nd हाउस से। तो ये स्थिति जन्मना बनी हुई है। हम लोग जो स्वतंत्र हुए, भारत स्वतंत्र हुआ, उसमें किसी ने इन सब चीज़ों को बहुत ढंग से नहीं देखा। स्वतंत्र होना है, 200 साल की गुलामी और उसके पहले मुग़लों की गुलामी, पहले स्वतंत्र हो जाओ, बाद में पोथी पत्रा देखा जाएगा। तो ये एक एरर रह गया। दूसरा, ये 2 नंबर जो हैं, ये वेनस को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉर्ड वेनस। 2 नंबर, इसको ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं इसको, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं इसको, बहुत सारा चीज़। अब ये 2 नंबर के लॉर्ड जो वेनस हैं, नेक्स्ट हाउस में आकर के देखिए, मैंने ऐसे काटा है, यहाँ पर क्रॉस कर दिया। ये वेनस, ये शुक्र, जहाँ पर सूरज थे, वो इतने नज़दीक में थे जिसमें हम लोग स्वतंत्र हो रहे थे कि सूरज से बर्निंग रेंज में थे ये। जैसे जब सूरज से चंद्रमा बर्निंग रेंज में आ जाते हैं तो अमावस्या होता है, चाँद दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह बर्निंग रेंज में आ गया था। तो जला हुआ आदमी कितना चलेगा, जला हुआ कंट्री कितना आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोग को विकास होने में या भ्रष्टाचार के साथ जीने में हम लोगों की प्रगति थोड़ी कम होती रही। और आज भी $100 क्वेश्चन है प्रगति के ऊपर में। तो यहाँ पर 2 ग्रह जले हुए थे, एक तो शनि भी जले हुए थे, शनि भी सूरज के करीब आ गए थे तो भी बर्निंग रेंज में थे। और ये जो जोन है, ये पर्सनैलिटी का जोन है भारतवर्ष का। भारतवर्ष की प्रभुता, संपन्नता, पर्सनैलिटी, आप क्या इल्ड करते हो, क्या दे रहे हो पूरे विश्व को, हाउ द होल वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेज यू, आप कहाँ टिके हुए हो। अब इस पर्सनैलिटी में 2 ग्रह तो जले हुए हैं। शुक्र जले हुए हैं जो भारतवर्ष का लग्न है,
और शनि जले हुए हैं जो भारतवर्ष का बेस्ट प्लैनेट है। वृषभ लग्न हो तो शनि बेस्ट प्लैनेट होते हैं और गुरु सबसे खराब ग्रह होते हैं। तो स्थिति ऐसी थी, इसलिए हमको 1 इंच भी प्रयास करने से बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम लोग एक मैथमेटिक्स बनाया करते थे ना कि एक कीड़ा है जो एक खंभे पर चढ़ रहा है, इतना चढ़ता है 1 मिनट में और फिसल भी जाता है 4 इंच, तो 10 मीटर चलने में क्या समय लगेगा। तो हम लोग जितना प्रगति करना चाहते हैं उसमें फिसलन है, वी आर कमिंग बैक, कुछ तो गड़बड़ी है। और गड़बड़ी है पर्सनैलिटी एंड चोरी का, भ्रष्टाचार का। अब जब तक हम लोग नरम रहेंगे, पोलाइट रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, जो लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं या जो बित्ते, हमारा देश का कितना धन लेके भाग गए लोग, अमेरिका भाग गए, इंग्लैंड भाग गए, अफ्रीका चले गए, भाग गए लोग। नाम नहीं लूँगा लेकिन आप जानते हैं सारे नाम। उनसे कुछ वसूला नहीं गया है, झूठ मूठ का हम लोग संतोष देते हैं कि इतना उनसे छीन लिया, नहीं हुआ। बहुत थोड़ी सी फिसलन भरी 4 इंच आए होंगे तो आए होंगे। फाइनेंस के बारे में बोल रहा है। और यहीं पर एक ग्रह बुध जो है भारतवर्ष के संतान है। हम लोगों को इन रेस्पेक्ट ऑफ भारतवर्ष का इंडिपेंडेंस डे, भारतवर्ष की कुंडली के हिसाब से हम लोग भारत माता के संतान हैं एंड बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी आप जानते हैं सबसे छोटा ग्रह आसमान का, सबसे छोटा और शुद्ध पवित्र ज्ञान। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं, बुद्ध उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो बच्चे खेलते हैं, खिलाड़ी हैं, प्ले बॉय हैं, खेलने वाले बच्चे हैं, प्लेयर्स हैं, उनको भी बुद्ध रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध स्किन को रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध आर्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। और बुद्ध यौवन को इंडिकेट करता है। हमारे यहाँ एक हीरो थे ना, देवानंद, उनको एवरग्रीन हीरो बोलते थे। सब जवानी उनके पूरे शरीर में, बहुत वृद्ध हो गए थे, तब तक सुंदर ही लगते थे वो। तो आपकी यदि अपनी कुंडली में बुद्ध की स्थिति वैसी है तो आप जल्दी बूढ़े वृद्ध नहीं दिखेंगे। आप जो भी हो, आप जो दिख रहे हो, आप उसे हो सकता है 10 साल और अधिक आपकी आयु हो और 10 साल का छोटा देख रहे हो। तो ये बुद्ध एक पॉजिटिव है हम लोग के कुंडली में, भारतवर्ष की कुंडली में बुद्ध पे पॉजिटिव है। और ये सूरज भगवान है। सूरज भगवान भारतवर्ष की कुंडली में चौथे घर के मालिक, 1 2 3 4 5 नंबर का जो जोन है ये सूरज भगवान को अलॉटेड है। 5 मीन्स भगवान सूरज। तो सूरज भगवान चौथे घर के मालिक है। मतलब चौथे घर को एक शब्द में बोला जाए तो कहा जाता है सुख, शांति, सारी सुविधाएं। जैसे यदि हमारे कुंडली में चौथे घर का सूरज हो और बढ़िया हो तो मैं बोलूँगा मेरे पास सारे सुख के सारे साधन मौजूद हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान, सारी चीज़ मेरे पास है, सुख के जितने चीज़। और उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सूरज भगवान, पर्सनालिटी में आ गए। तो देर सवेर भारतवर्ष फिर से वो पुरानी संपन्नता, सोने की चिड़िया वाली जो कहावत है, भारत वो स्टेटस अटेन करता रहेगा। जैसे देवानंद जी अपना जवानी मेंटेन किए, तो हम लोग भी सोने की चिड़िया वाली जो कहानी थी लूटने के बाद भी मेंटेन कर पाएंगे। देर लगेगा, 1-2 जनरेशन बीत जाएगा। मेरी अपनी आयु 82 ईयर्स। तो नेचुरली जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मैं तो भोगा हूँ, देखा हूँ, सुख दुख भी भोग किया हूँ। जंगलों में छिपना पड़ता था, अपने बांस का जो जंगल था
हम लोग लगाए करते थे। पापा बोलते थे कि बांस का और राहर का गाछ लगाते थे कि अंग्रेज लोग आते थे रात में, कभी गांव में आग लगा देना है, ये करना है, वो करना है, तो महिलाएं और बच्चे छिपते थे वहीं पर, हम लोग वहीं छिपते थे। तो ये सूरज भगवान हमारे पर्सनैलिटी में आ गए। सो वी आर गोइंग टू बी, हमारे चिल्ड्रन, हमारे बच्चे, इन लोगों का भविष्य जरूर उज्जवल है, ये सत्य है, निश्चिंत रहिए। हाँ, शिक्षा तो दिलवाइए बच्चों को। तो 5th हाउस, जैसा हमने कहा कि संतान बुध हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर को कन्या बोलते हैं। तो हम लोग के यहाँ कन्याएं पूज्य हैं। ये जो 5th हाउस है, ये पिछले जन्म को रिप्रेजेंट करता है। इस इतनी सी छोटी सी जगह में 3 जन्मों की कहानी है। पिछला जन्म, वर्तमान जन्म, और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, वो वाली जन्म। इसी में सारी चीज़ें छुपी हुई, इतनी छोटी सी स्क्वायर में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, ये पिछला जन्म है, पिछला जन्म जो बीत गया। अब यहाँ पर 6 नंबर मतलब कन्याएं, और बुध जिंदा है पर्सनैलिटी हाउस में। सूरज मतलब भगवान सूरज, सृष्टि के, आज सूरज ना रहे तो मुश्किल हो जाए। आरोग्यम भास्करात, भास्कर सूरज को बोलते हैं। शरीर की आरोग्यता, निरोगता, स्वास्थ्य के बेटरमेंट जितनी चीज़ें हैं वो सूरज भगवान से होता है। आरोग्यम भास्करात। तो लिहाजा हमारे यहाँ कन्याएं पूज्य हैं, हमारे यहाँ कन्याएं पूज्य हैं। औरतें पूजनीय होती हैं, चाहे वो 6 महीने की बच्ची हो, चाहे 80 साल की बूढ़ी हो, सब पूर्णम में होते हैं हम लोग। जिन लोगों को बंगाली परिवार से संपर्क होगा वो इस चीज़ को ज़्यादा समझेंगे, कारण कि मेरे उम्र में 80 साल का कोई व्यक्ति एक छोटे से बच्ची को भी गोदी लेने जाएगा तो बोलेगा, माँ अमर कोले ऐसो, मम्मी मेरी गोदी में आ जाओ ना, मुझे लेने में आनंद होगा। तो वहाँ शक्ति पूजा भी होती है और औरतों की बहुत मर्यादा बंगाल में। तो ये चीज़ यहाँ दिखता है। सिर्फ बंगाल की ही बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई पार्शलिटी नहीं, लेकिन बंगाल में शक्ति पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है, और बहुत ज़ोर शोर से पूजा होती है घर घर। तो भारतवर्ष में नारी पूजी जाती हैं। रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं वहीं देवता रमन्ते तत्र देवता, वहीं पर भगवान निवास करते हैं, दूसरे कंट्री में नहीं करते हैं। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ पर भगवान नहीं रहते हैं। ये मेरा शास्त्र कहता है, यह हमारा वेद कहता है। तो उसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता था कि 75 साल तो बीत गए, आगे क्या, भारतवर्ष के लिए आगे क्या पड़ा हुआ है, इसी जानने के लिए तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, हाउ टू जज, और कैसे देखना चाहेंगे हम लोगों को। तो हमने तो अभी तक अच्छी अच्छी बातें कहा आपको। ये जो 7 नंबर है, नंबर 7 यहाँ लिखा हूँ मैं, ये जोन, दिस इज़ अ जोन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, बाधा, कर्जा, लोन, परेशानी, एनिमिटी बहुत बढ़ जाए, या कितने शत्रु हैं, कितने मित्र हैं, इस जोन से ही मालूम होगा, इस ट्रेंगल से मालूम होगा। इस ट्रेंगल को मैं डिकोड कर सकूं तो मैं बता सकता हूं कि भारतवर्ष के कितने शत्रु, कौन है शत्रु, कौन मित्र हैं, कितने मित्र हैं, और वो कौन है, वो सारा आइडेंटिफिकेशन इस 7 नंबर प्लस गुरु को मिला करके डिकोड करूं तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। 7 नंबर को, जैसे 2 नंबर को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, 7 नंबर को शुक्र रिप्रेजेंट करता है।
मतलब शुक्र के 2 हाथ, एक हाथ में 2 नंबर और दूसरे हाथ में 7 नंबर। ये जो 2 नंबर है ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसमें ताकत कम है। राइट हैंड में ताकत ज़्यादा रहता है। जो लेफ्टी हैं उनकी बात नहीं बोल रहा हूँ, जनरल नॉर्मल जो भी आदमी हैं या माताएं हैं, राइट हैंड में जो बल है भगवान ने लेफ्ट हैंड में बल कम दिया है। ईश्वर की इसके पीछे में कोई मनसा थी और मनसा है। ठीक उसी तरह से हमारे शत्रु शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शुक्र जला हुआ है। तो मैं ये कहूँ सिंपल शब्दों में कि भारतवर्ष के जो शत्रु होंगे वो जल जाएंगे। यहाँ पर शुक्र जला हुआ है और ये पिछले जन्म की कहानी है। बुध उसके साथ सटे हुए हैं, शुक्र भी सटे हुए हैं। लिहाजा हम दिस इज ए इम्पॉर्टेंट हाउस ये जानने के लिए कि शत्रु कौन है। जैसे अभी हमारे देश में शत्रु, बड़े बड़े राष्ट्र शत्रु हैं हमारे, और बड़े बड़े राष्ट्रों के हमारी जो विचारधारा है उससे मेरी विचारधारा से उनकी विचारधारा भिन्न है। हम लोग प्रजातंत्र हैं, गणतांत्रिक देश हैं। महात्मा बुद्ध के समय में भी गणतंत्र था। उनके प्रधान शिष्य हुआ करते थे अनंत। तो एक बार उनके शिष्य अनंत ने पूछा कि भगवान, ये भारतवर्ष में ये जो गणतंत्र है ये कब तक टिकेगा? तो उनकी जवाब मैं पूरा नहीं सुना सकता, कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि जब तक भारतवर्ष में नारी की पूजा होती रहेगी, रमंत्रे तत्र देवता, जब तक लोग नारियों की पूजा करते रहेंगे भारतवर्ष में, भारतवर्ष सेक्युलर रहेगा। प्रजातंत्र मूल्य की कीमत होगी। कारण कि औरतें ही पूरा संसार चलाती हैं, घर चलाती हैं। गृह की दक्षता उनके हाथों में ही हम लोग छोड़ देते हैं। नौकरी करके लाया, पैसा उनके हाथ में दे दिया, मम्मी जी पत्नी जी चलाइए, अब जैसे आपको चलाना है आपके ऊपर। तो ये एक बड़ी बात है, यही उत्तर था और इसी में गुरु भी हैं। शत्रु में एक सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह कितने बड़े? तो 1600 अर्थ इज इक्वल टू 1 जुपिटर। उतना बड़ा एक राष्ट्र भी है, वो हमारे शत्रु के जोन में है, वहाँ पड़ा हुआ है। ऑब्स्ट्रक्शन के जोन में है, वहाँ पड़ा हुआ है। एक बड़ा राष्ट्र है जो उसके अपने धर्म है, गुरु को धर्म बोलते हैं, उसके अपने धर्म है, वो हमारे बाधा में हैं। क्यों बोल रहा हूँ बाधा में, क्यों नहीं बोलूँ कि फेवरेबल जोन में है? बाधा में इसलिए कि भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट जो है वो शुक्र है, और जो बाधा वाला जो ग्रह गुरु है, ये गुरु है। ये ग्रह इसके एंटी हैं, ये ग्रह इसके एंटी हैं। इसलिए इतने बड़े एक राष्ट्र वो भारतवर्ष को बाधा पहुंचाने के लिए हमेशा सतत प्रयत्नशील रहेंगे। उनकी विचारधारा हमसे नहीं मिलेगी। अब ये 7 नंबर किसको इंडिकेट करता है? 7 नंबर पूरे विश्व में कहाँ, कौन सा जगह है? तो ऋषियों के हिसाब से, मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से 7 नंबर का मतलब होता है वेस्ट, WEST, वेस्ट, पश्चिमी राष्ट्र। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रह जो है वो भी पश्चिमी राष्ट्र में है। वो भी हमारे फेवर में बहुत नहीं है, इसलिए कि उनको जेलसी है। शुक्र गुरु के शत्रु, गुरु शुक्र के शत्रु। हमारा देश जब प्रगति कर रहा था, थोड़ा इतिहास से पीछे जा रहा हूँ मैं, जब भारतवर्ष प्रगति कर रहा था
तो हमारे 2 वैज्ञानिक थे, हो भाभा परमाणु वैज्ञानिक थे। आज तक उनकी मिस्ट्री का रहस्य है कैसे मरे प्लेन क्रैश से मारा गया या मार दिया गया कि भारत प्रगति कर रहा है, परमाणु आधारित सारी जानकारी इसके पास है, कुछ भी बना लेगा भैया। तो इसके अंदर जो बातें आई थी वो आज भी रहस्य है, और ये रहस्य है कि वो वेस्टर्न कंट्री के लोग थे, ये तो सत्य है। वेस्टर्न कंट्री में कौन से लोग थे इस सब में बोला जा सकता है एस्ट्रोलॉजी से, कारण कि मैं इसका प्रमाण नहीं दे सकूंगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं ये सत्य है। बेटा चाय दीजिएगा ना? सर आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप हाथ तो धो लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए। डायरेक्टर साहब हैं हमारे आए हुए हैं, खेल के आए, तो अंदाज लगाइए। और यहाँ से 8वें घर 7वें घर में 1 2 3 4 5 6 7th हाउस बियरिंग नंबर 8, 7th जोन बियरिंग नंबर 8। नंबर 8 जो है ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है, मार्स, अग्नि, आग। मैंने कहा इसमें कुछ दया माया नहीं। जैसे सूरज भगवान में आग है तो हम लोग जीवित हैं, ये शरीर के अंदर में जो आग है सूरज भगवान है। सूरज भगवान निकल गए, शरीर ठंडा पड़ जाएगा, आत्मा चली जाएगी, लेकिन ये तो जलाएगा। और इसी में एक ग्रह है केतु, और 7th जोन किसी के भी कुंडली में, किसी भी राष्ट्र के कुंडली में, किसी व्यक्ति के कुंडली में रिप्रेजेंट करता है विदेश नीति, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, दूसरे देशों के साथ हमारा जो व्यवहार रहेगा, जो हमारा दृष्टिकोण है, ये इस जोन से इंडिकेट करता है। और यहाँ पर एक केतु लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा है केतु इज इक्वल टू चीन। केतु का मतलब चीन। अब हम जो इतनी बोल रहे थे, आप समझिए मैं क्या बोल रहा था। मैं एकदम खुला खुल्ली बोलूँ ये तो संभव नहीं है। और 8 नंबर इज अ फिक्स्ड साइन। जैसे यहाँ पर केतु है तो केतु रोग को भी रिप्रेजेंट करता है, ऑपरेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल इंजरी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये युद्ध को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो युद्ध को रिप्रेजेंट करने से ये जो हम लोग हानि या लाभ पा लेंगे वो सब दिन के लिए रहेगा, उसमें कोई सुधार नहीं होना। जैसे हमारी आज भी भूमि आक्रांताओं ने दखल करके रखा है, आज भी वो लौट के आएगी इसकी कोई उम्मीद नहीं है, बिकॉज इट इज़ इन द फिक्स साइन। तो जो लोग भारतवर्ष के आँख कान ब्रेन होते हैं, मैं उनको कोई सलाह नहीं दे सकता, लेकिन यदि सुनते हो तो ज़रूर सोच लीजिए कि मिश्रा जी ने झूठ नहीं कहा है। और मैं ये नहीं कहता कि भारतवर्ष की जो विदेश नीति है उसमें इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाए, लेकिन सावधानी तो बरती जा सकती है। और ये केतु चीन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये शास्त्रों में प्रमाण दिया हुआ है। चीन भी लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है जो नाक चिपटे लोग होते हैं वो उनको भी केतु रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये डायरेक्शन हो जाता है नॉर्थ एंड वेस्ट। तो वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ा परेशान तो करेंगे हम लोगों को। हमको अपनी दृढ़ता चाहिए, अपनी शक्ति चाहिए, अपना सामर्थ्य चाहिए। हम जो ऊपर उठेंगे उनको हमसे ईर्ष्या होगी, जेलसी होगी। हम लोग को सपेरों का देश कहा जाता था, हम लोगों को जादू टोना वाला देश कहा जाता था भारतवर्ष को। सोने की चिड़िया के बाद 200 साल जो शासन हुआ हम लोग के ऊपर में, हम लोग को ये बता दिया गया कि हम लोग मूर्ख हैं, सांप जादू टोना इस पर विश्वास करते हैं, ज्ञान नहीं है। और हमारा जो ज्ञान था उसका लॉर्ड मैकाले ने अपने ढंग से इस तरह से
बना दिया कि हम लोग सिर्फ गुलाम क्लर्क पैदा हों। तो बाधा तो पहले वेस्टर्न कंट्री से हुआ है। जिस कंट्री में शिक्षा नहीं है वो प्रगति नहीं कर सकता। कोई भी कंट्री हो, तो शिक्षा विहीन न तो मनुष्य प्रगति कर सकता है, न तो देश प्रगति कर सकता है। हमको बहुत बढ़िया से याद है, मैं किसी पार्टी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो विधानसभा में बजट पेश हुआ था। उसमें किसी व्यक्ति ने शिक्षा के ऊपर जो खर्चा, जो एलोकेशन हुआ था, उसने कहा कि इस शिक्षा में इतना पैसा दिया जा रहा है, व्यर्थ हो जाएगा, इसमें कटौती किया जाए। तो शब्द सही नहीं है, लेकिन नेहरू जी ने लगभग यही कहा था कि इतनी बड़ी मूर्खता नहीं कर सकते हैं। जब शिक्षा ही नहीं तो देश कहाँ। उसमें अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। प्रथम शिक्षा मंत्री भारतवर्ष के हमारे मुस्लिम नेता ही थे। उनकी देन है ये शिक्षा की नीति। तो इतनी सारी चीज़ हैं। फिर कभी कल इस पर थोड़ा और आगे बात करेंगे और तब बतलाएंगे कि भारतवर्ष की नियति क्या है, क्या लिखा हुआ है हमारे किस्मत में, हमारे बाल बच्चे कैसे रहेंगे, धन संपदा कैसे बढ़ेगी, वो सारी बातें इस ओर जब मैं डिकोड करूँगा उसमें आपको दिखाई देगा। आज यहीं तक, कल फिर कुछ बात कर लेंगे। बोर्ड ही रहेगा। जय गणेश।